जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं रीता कुमारी डायमंड क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको समाज से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। अब सबसे पहले हम देखते हैं, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने और ध्यान से देखें समास का अर्थ कि समास क्या होते हैं। देखो अर्थ, यौगिक शब्दों के निर्माण में समास की महत्वपूर्ण भूमिका है। यौगिक शब्दों के निर्माण में समास की महत्वपूर्ण भूमिका है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद मिलकर परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक स्वतंत्र और सार्थक शब्द बनते हैं। स्वतंत्र कौन से शब्द होते हैं? जो अपने आप में अकेले बोले जाते हैं, ठीक है, अकेले रहते हैं। और सार्थक शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है, ठीक है, तो वो सार्थक शब्द बनते हैं। तब उस विकार रहित मेल को समास कहते हैं, ठीक है। जो वो मेल होता है, वो शब्द बनता है, उसको हम समास कहते हैं। स्पष्ट है कि दो शब्दों के मेल से बना अगर कोई दो शब्द हैं और उनसे निर्थक शब्द बनता है तो वो समास नहीं हो सकता। निर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हम बोल देते हैं चाय वाय, तो चाय क्या है? सार्थक शब्द है, और वाय क्या है? निर्थक शब्द। पानी वानी, ऐसे, ठीक है। अब देखो समास की परिभाषा, समास की परिभाषा कि समास, अब देखो समास शब्द की उत्पत्ति, जो समास शब्द है, समास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की अस धातु में सम उपसर्ग, जो संस्कृत की अस धातु, ठीक है, में सम उपसर्ग, उपसर्ग कौन से होते हैं? जो पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। उपसर्ग तथा घड़, ये घ और ये अड़े वाली मात्रा है, ठीक है, घड़ प्रत्यय जुड़कर हुई है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, अर्थात विभिन्न पदों का एक सम्यक पद में निक्षेप करने की प्रतिक्रिया को समास कहते हैं। दोबारा से सुने, इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, अर्थात विभिन्न पदों का एक सम्यक पद में निक्षेप करने की प्रतिक्रिया को समास कहते हैं। यथा समास बनाने की प्रक्रिया में लुप्त हुए शब्दों को ज्यों का त्यों उपस्थित कर देना है, ठीक है। अब देखो ये एक उदाहरण है कुछ, नील कमल, तो नील कमल का विग्रह होगा जब हम, अब एक और ध्यान देना कि हम संधि को तोड़ते हैं तो उसे विच्छेद कर बोलते हैं, ठीक है, संधि विच्छेद करते हैं। समास को तोड़ते हैं तो हम विग्रह करते हैं, ठीक है, समास को विग्रह बोलेंगे। एक ये नील कमल, ठीक है, ये एक पद है, नील कमल का विग्रह होगा तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब देखो किंतु, अब ये चरण कमल, अब चरण कमल का विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा? कमल के समान चरण, चरण कमल का कमल के समान चरण। अब देखो संधि और समास में अंतर है, ये इनमें क्या अंतर होते हैं? अब देखो नंबर एक, संधि में दो संधियों वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो पदों का होता है, ठीक है। संधि में दो ध्वनियों वर्णों का मेल होता है और समास में दो पदों का होता है मेल, ठीक है, दो पदों का होता है। अब देखो समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं तथा पदों के बीच के विभक्त चिन्ह का लोप कर दिया जाता है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं तथा पदों के बीच के जो विभक्त चिन्ह का लोप, लोप का मतलब छुप जाते हैं, ठीक है, कर दिया जाता है। संधि में इस प्रकार का कोई क्या होता है? संधि में इस प्रकार का कोई लोप नहीं होता, ठीक है। दोनों वर्ण मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, किसमें? संधि में। अब देखो नंबर 3, संधि को तोड़ना, जैसे मैंने पीछे बताया था अभी आपको, संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहा जाता है, जबकि समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहा जाता है। अब नंबर 4 देखो क्या है? संधि के नियम प्राय संस्कृत तत्सम शब्दों पर आधारित होते हैं। संधि के नियम संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उन पर आधारित होते हैं। अब देखो जबकि समास में ऐसा नहीं, देखो जबकि समास संस्कृत के शब्दों के साथ साथ हिंदी के अपने शब्द, ठीक है, जो हिंदी के शब्द हैं, अरबी हैं और फारसी हैं, हिंदी के भी और अरबी फारसी शब्दों में भी होते हैं। कौन? समास। अब देखो समास के भेद, समास के भेद क्या हैं जो संस्कृत ने माने हैं? वो हैं ये 4 भेद। देखो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। नंबर 1, पहला पद प्रधान,
जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब देखो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्विंदु समास होता है, और कोई पद भी प्रधान नहीं होता वो बहुव्रीहि समास होता है। जो संस्कृत ने माने हैं वो ये 4 माने हैं। अब देखो हिंदी में क्या है, अब देखो इन भेदों के अतिरिक्त 2 अन्य और बताए गए हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। अब ये क्या है, किंतु अधिकांश विद्वान इन्हें तत्पुरुष समास का भेद ही मानते हैं। बहुत सारे मतलब ऐसे विद्वान हैं कि वो इन्हें तत्पुरुष में ही मानते हैं, इसीलिए 4 संस्कृत ने माने हैं। पर हिंदी में क्या है कि हिंदी में जो वो हैं 6 हैं। अब देखो सामान्यतः हिंदी में 6 समास माने गए हैं। ठीक है, 6 भेद हैं समास के। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्विंदु समास और बहुव्रीहि समास। अब इनके ये क्या है, ये चिन्ह है। ये चिन्ह आपको मिलेंगे लिखे हुए शब्द में, इन चिन्हों से आपको पहचान करनी है। अब देखो अव्ययी भाव में क्या होता है, यथा, भर, हर, प्रति, आ, अनु या प्रे या नी या निर। ठीक है, ये आएंगे लगे हुए, तो इससे आपको पता चल जाएगी। इन चिन्हों को याद करना सभी विद्यार्थी, ये आपको किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये मैंने लिखे हैं अपने आप से। ठीक है, आपको याद करने के लिए, जिससे आपको याद हो जाए देख के। ठीक है, इन्हें याद कर लेना, इन्हीं से आपको पता चल जाएगी। अब देखो तत्पुरुष समास, इसमें क्या है, तत्पुरुष समास में ये कारकों पे बना हुआ है। सारे कारक है ना हमारे, तो कर्ता और संबोधन को छोड़कर 2 छोड़ दो, बाकी के 6 इसमें मिलेंगे आपको। और ये इनके चिन्ह हैं, से, के द्वारा, को, के लिए, या से, का, की, के, या में या पर, ये मिलेंगे आपको ये चिन्ह। ठीक है, और ये सारे चिन्ह आपको कारक में मिलते हैं, है ना, कारक होते हैं ना हमारे, तो उनमें मिलते हैं ये। अब देखो कर्मधारय समास, तो कर्मधारय में क्या है, इसमें है जो, या के समान, या रूपी, जैसा, जैसी, ये मिलेंगे आपको। ये इसके चिन्ह है जो, या के समान, या रूपी, या जैसा, जैसी। ये एक उपमा अलंकार है, उसके ये उसमें बना हुआ है कर्मधारय। ठीक है, अब देखो द्विगु समास, इसमें क्या होता है, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, गिनती होती है इसमें, बस इसी बात को याद रखो, संख्यावाचक होएगा और समूह और समाहार का बोध कराता है द्विगु समास में। अब है द्विंदु समास, द्विंदु समास में या और लो, ये या और आदि, इन दोनों ये 2 होते हैं। ठीक है, किसमें, द्विंदु समास में। फिर से देखें, द्विंदु समास में या और ये 2 मिलेंगे आपको, ये इसके चिन्ह हैं। अब बहुव्रीहि समास, इसमें देवी और देवताओं के नाम, इसमें देवी और देवताओं के नाम बनते हैं बहुव्रीहि समास में। अब देखो ये हमारे 6 समास के भेद हैं, हिंदी के जो हैं हमारे ये 6 हैं। इनमें अभी ना एक ये आपको याद करने की एक मैंने आपको ट्रिक बनाई है, जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब देखो अव्ययी भाव, अब इसमें देखो भाव है, भाव क्या है, भाव आया। अब भाव, सबसे पहले भाव उत्पन्न हुआ वो किसके मन में, पुरुष को। ठीक है, पुरुष के मन में। अब पुरुष के मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो फिर उसके बाद में क्या, कर्म करने का, काम करने का भाव उत्पन्न हुआ। जब वो काम करने गया, कोई भी पुरुष है, जाते हैं मतलब काम करने, तो पुरुष जब काम करने गया तो उसके साथ में भेदभाव हुआ, भेदभाव हुआ। अब हम अपनी हिंदी में बोल देते हैं दोगलापन। ठीक है, तो दोगलापन हुआ, उससे द्विगु समास याद रखना, दोगलापन हुआ। जब उस कोई भी है, अब हमारे साथ भी कोई भेदभाव करेगा, दोगलापन करेगा, तो हमारी जायज़ सी बात है कि हमारा भी झगड़ा हो जाएगा। तो उसका वहाँ पे क्या हो गया, झगड़ा हो गया, उसकी द्विंद हो गई। ठीक है, तो इससे याद रखना द्विंदु समास। जब द्विंद हो गई तो बाहर कोई झगड़ा हो जाएगा, तो घर पे आके तो बहू बेटियों को, अपनी माँ को, इनको बताते ही हैं, तो वो घर पे आके फिर बताता है बहू बेटियों को और अपनी माँ को, मतलब। ठीक है, तो इससे याद रखना है, भाव आया किसके मन में, पुरुष के, किसका, काम करने का। ठीक है, काम करने का, कर्मधारय, फिर दोगलापन हुआ, द्विगु समास, फिर द्विंद हुई, द्विंदु समास, फिर बहु बेटियों से बताया तो बहुव्रीहि समास। ये हमारे 6 समास के भेद हैं, इन्हें आप याद कर लेना। अब हम आगे चलते हैं कि इनका कैसे प्रयोग करा जाता है। ये हमारा सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। अब हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। सबसे पहले अव्ययी भाव बताया था मैंने, इसमें भाव है, इसी से याद रखना। ठीक है, अव्ययी भाव समास। अब देखो ये क्या होता है, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और संपूर्ण सामासिक पद अव्यय की तरह काम करे, और जो सारा
सामासिक पद है वो अव्यय की तरह काम करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखो अव्यय उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता। अव्यय देखो किसको कहते हैं, अव्ययी उस समास को कहते हैं जो अव्यय उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता। अब देखो अव्यय क्या होते हैं, मैंने आपको बताए थे, जैसे यथा, प्रति, ये ऐसे होते हैं हमारे अव्यय, मैंने पढ़ाए थे आपको अव्यय। अब देखो अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। यथाशक्ति, ये एक शब्द है, समासिक पद है एक, यथाशक्ति। अब देखो अर्थात शक्ति के अनुसार, यहाँ यथा के अनुसार पद प्रधान है, क्या है, यथा, यथा इसमें क्या है, प्रधान है, ठीक है। मैं आपकी यथाशक्ति सहायता करूँगा जितनी शक्ति मुझ में है। अब देखो इसमें क्या है, उसने बोलिए कि यथाशक्ति, जितनी ताकत मुझ में है, जितनी शक्ति है, मैं आपकी उतनी मदद करूँगा। तो यहाँ शक्ति से पहले यथा को प्रधानता हुई है, ठीक है। स्पष्ट है कि यहाँ देखो अब शक्ति प्रधान नहीं है, यहाँ क्या है, शक्ति प्रधान नहीं है, प्रधान है शक्ति की मात्रा, कि शक्ति की कितनी मात्रा में, यथाशक्ति की जितनी मेरे में ताकत है उतनी मैं आपकी मदद करूँगा। अब देखो कितनी सहायता करोगे, उतनी जितनी शक्ति मुझ में है, ठीक है। ये अब देखो यथाशक्ति में पूर्व पद अर्थात यथा पर बल दिया गया है, मैंने अभी आपको बताया था यथा, तो ये क्या है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, किसमें, अव्ययी भाव समास में। अब देखो यथा पर बल दिया गया है, अतः पूर्व पद प्रधान होने से यहाँ अब अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जैसे ये बताया है यथाशक्ति। अब देखो यथानुरूप, यथासाध्य, यथासंभव, या जीवन, आमरण, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, आजन्म, आजीवन, यथाक्रम आदि। अब मैंने आपको इधर चिन्ह बताए थे, ये कुछ इधर देखो, ये यहाँ पे चिन्ह बताए थे, यथा, भर, प्रति, आ, अनु, ये चिन्ह है इसके। अब देखो यही इन शब्दों में आ रहे हैं यहाँ पे, यथा, यथा देखो इनमें भी, यथा संभव में या आ गया ना, ये रहा आ, और प्रतिदिन, प्रति, और ये रहा देखो प्रति, आजन्म, आजीवन, यथाक्रम, ये ऐसे चिन्ह हैं जो इनमें ये मिलेंगे इन शब्दों में। इसी से आपको पता चल जाएगी कि ये अव्ययी भाव समास है। अब देखो इन तत्सम शब्दों के अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य शब्द भी हैं, ये ही नहीं है और भी हैं जो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हैं। यथा भरपेट, अब देखो इसमें भर, ठीक है, ये भी आएगा, मैंने इसमें यहाँ ये भी बताया था, भर भी ये लिखा हुआ देख लो, भर देख लो, भरपेट या हर, है ना, भरपेट, भरसक, हाथों हाथ, दिनों दिन, हर घड़ी, हर पल, हर देखो हर बताया था। तो ऐसे ये क्या है, ये चिन्ह आएंगे आपको, ये मिलेंगे। अब देखो अव्ययी भाव समास के संबंध में उल्लेखनीय तथ्य हैं। अब सबसे पहले देखो इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, इस समास में जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, समासिक पद अव्ययी की भांति प्रयुक्त होता है। नंबर 3 देखो संस्कृत के अव्ययी भाव समास के लिए यह आवश्यक है कि प्रथम पद अव्यय ही हो, ठीक है, किंतु हिंदी में यह शर्त नहीं है। संस्कृत में यह शर्त है कि पहला पद अव्ययी हो, और हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें हिंदी में देखो यह शर्त नहीं है। यहाँ पहला पद अव्ययी के अतिरिक्त संज्ञा या विशेषण भी हो सकता है। अब देखो उदाहरण के लिए भरपेट, भरपेट में क्या है, भर अव्यय है, और हाथों हाथ में हाथों संज्ञा है, ठीक है, हाथों बोलते ना, किसी का नाम होता हाथों, तो ये क्या है, संज्ञा है। अब हर घड़ी में हर, हर क्या है, विशेषण है, हर क्या है, ये विशेषण है। तो ये ऐसे कुछ उदाहरण है जो हिंदी में जरूरी नहीं है कि सारा ही मतलब अव्ययी हो, सारा शब्द जो पद होता है। अब नंबर 4 देखो अव्ययी भाव समास केवल 2 पदों से बनता है। अव्ययी भाव समास केवल 2 पदों से बनता है, इन दोनों पदों का अनुक्रम निम्नलिखित हो सकता है। अब देखो इसके भी क्या देखते हैं, पहला पद संज्ञा, दूसरा पद अव्यय, जो पहला पद है उसमें संज्ञा है, दूसरा पद उसके साथ जुड़ा हुआ है वो अव्यय है, तथा समस्त पद अव्यय
यथा अव्ययी बन जाता है। यथा देखो जैसे जीवन पर्यंत या वर्ष पर्यंत, ऐसे शब्द। अब देखो दोनों पद संज्ञा हैं किंतु समस्त पद अव्ययी। जब दोनों पद संज्ञा है और उनसे जो पद बनता है तो समस्त पद अव्यय है। देखो जैसे रातों रात, रातों रात क्या है, दोनों संज्ञा है और इनसे अब एक साथ बन गया, ये क्या हो गया, अव्ययी बन गया। ऐसे ही हाथों हाथ, ठीक है। इन नामों पे भी ध्यान देना, ठीक, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब पहला पद अव्ययी, दूसरा पद संज्ञा तथा समस्त पद अव्ययी। अब देखो पहला पद क्या है, अव्ययी है, दूसरा संज्ञा है, और जब उससे समस्त पद बनेगा तो वो भी क्या होएगा, अव्ययी। जैसे देखो या जीवन और यथा शाद्य, तो ये क्या है, ये पहला या और यथा, ये मैंने बताई थी ना, ये क्या जुड़े हुए हैं इसमें, अव्ययी। और जो ये पीछे जो लगी हुई हैं ये संज्ञा शब्द हैं, और ये सारा क्या बन गया, फिर अव्ययी बन गया, ठीक है, अव्ययी शब्द। अब दोनों पद अव्ययी तथा समस्त पद भी अव्ययी लगेगा। देखो जैसे पहले पहले, ये भी अव्ययी है और ये भी अव्ययी है, तो इनसे दोनों से बन गया पहले पहले, तो ये पूरा ही पद अव्ययी बन गया। बीचों बीच, ठीक है, इसमें भी क्या है, अव्ययी है। अब देखो दिरुक्त शब्द बहुधा अव्यक्ति ही होते हैं। अब देखो दिरुक्त शब्द बहुधा अव्ययी भाव ही होते हैं। जैसे देखो घर घर, पल पल, क्षण क्षण, ठीक है, ऐसे दिरुक्त शब्द हैं। ये दोनों का दुरुक्त हैं, दोनों सेम ही है, एक से ही है दोनों। देखो घर घर, पल पल, क्षण क्षण, तो ये दोनों ही क्या है, अव्ययी भाव ही होते हैं। अब देखो अव्ययी भाव समास में पहला पद, अब मैंने जैसे आपको पहले लिख दिए हैं वो उसके पास ही समास के पद बताए थे, उनमें ही लिख दिए, तो ये दोबारा से यहाँ पे बताए हुए हैं। यथा, यावत, भर, हर, प्रीति, आ, अनु, निर, प्र, ने, ए, बे आदि में से कोई एक होता है। इनमें से कोई भी एक आपको मिल जाएगा शब्द में लगा हुआ। अब ये देखो कुछ उदाहरण है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। देखो जैसे यथा लगा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं हम यथाशक्ति, तो यथा यथा है, इसी से आप पहचान लोगे, तो शक्ति के अनुसार। जैसे है यथार्थ, जैसा वास्तविक अर्थ है, ठीक है, यथार्थ जैसा वास्तविक अर्थ है, इसका ये हम विग्रह कर रहे हैं, ठीक है, ये समासिक पद है, ये विग्रह। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, ये इसके उदाहरण है, आप इन्हें देख लेना। अब देखो आ पे चलते हैं। आ किस में, आ लगा हुआ देख लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए। सबके साथ देखो आ या ए लगा हुआ। आमरण, ये है इसका है मरण पर्यंत। आजीवन, जीवन पर्यंत। और ये है आपाद मस्तक, पैर से लेकर मस्तक तक, ठीक है। अत्यधिक, अधिक से अधिक, बोलते नहीं अत्यधिक, अधिक से अधिक। अत्यंत, अंत से भी अधिक। अब देखो अनुस्मारक, स्मृति दिलाने वाला, कोई किसी की याद दिलाने वाला, ठीक है, अनुस्मारक जो कोई बनवाते हैं। अनुदेश, अनुदेश निर्देश के अनुसार। अनुदिन, दिन पर दिन, मतलब प्रतिदिन। अब देखो प्रति, अब प्रति किसके साथ लगा हुआ, प्रतिदिन, हर दिन। प्रति क्षण, हर क्षण। प्रत्यक्ष, आँखों के आगे, और ये भी देखो प्रतिघात है, प्रतिहिंसा। अब अति देखो अतिरिक्त, तो रिक्त से अधिक। अब अत्य देखो अत्य, अत्याधुनिक, आधुनिक से भी अधिक। अत्यावश्यक, आवश्यक से भी अधिक आवश्यक। अब देखो नी किसके साथ लगा हुआ, नियोग, तो ठीक तरह से योग। नियंत्रण, भली भांति से यंत्रण। अब आ देखो, आ कैसे लगा हुआ, आकष्ट, कंठ तक। और आ जानू बाहु, तो आ जानू बाहु, तो देखो जानू बोलते हैं घुटनों से के लिए, क्या बोलते हैं, घुटनों के लिए। इससे याद रखना, आ लगा हुआ इसमें अव्यय, ठीक है, अव्ययी लगा हुआ है। और जानू और बाहु, जानू होता है घुटनों से और बाहु होता है बाहु तक, ठीक है। आ जन्म, जैसे हमारी बाजू तक होता, आ जन्म होता है जन्म पर्यंत। अब यहाँ देखते हैं हम, देखो भर है, जैसे भर पेट, तो पेट भर। अब भर सके, शक्ति भर। हर पल, प्रत्येक पल। हर रोज, प्रत्येक दिन। अब देखो बे खटके, तो बिना खटके का, कोई चीज़ होती है जिसमें खटका नहीं होता, बिना खटके का। अब देखो दरअसल, तो दरअसल, अब ये दर लगा हुआ है, इससे आप याद रखना दरअसल। और दरअसल हम बोलते नहीं कि दरअसल ऐसा हुआ असल में, तो ये आपको पहचान करनी है कि ये अव्ययी भाव समास है इनमें, ठीक है। अब ये देखो दर में आ, इसी बीच में ना लायक, जो लायक ना हो, ना भी मिलेगा आपको, ना समझ, बिना समझ वाला। अब निर देखते हैं, निर, अब यह देखो निर्विवाद, बिना विवाद के, ठीक है। अब यह है श्रद्धानुसार, श्रद्धा के अनुसार। मारा मारी, मार के बाद मार, ठीक है, मारा मारी बोलते नहीं, मारा मारी होगी, बार बार मारते रहते हैं।
अब पहले पहले, सबसे पहले, चला चली, ये दोनों एक शब्द बताए थे मैंने, हाथों हाथ, घर घर ऐसे बताए थे ना। तो देखो पहले पहले दोनों एक से हैं ये। सबसे पहले, योग्यता अनुसार, योग्यता के अनुसार। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, ये हैं आपके ऐसे कुछ शब्द हैं, इन्हें देखना। बीचों बीच, ठीक बीच में, हाथों हाथ, रातों रात, घड़ी घड़ी, दिनों दिन, बारंबार, मंद मंद, धड़ाधड़, धीरे धीरे। इस चीज़ का याद रखना है कि ये दोनों एक ही सेम वो हैं, अव्ययी हैं दोनों ही, ठीक है। तो इनसे आपको पहचान करनी है कि ये अव्ययी भाव समास है इनमें, ठीक है। मंद मंद, धड़ाधड़, धीरे धीरे, घर घर, एक एक, नियति और अत्यंत व्यर्था। तो ये हमारे क्या है, मैंने अभी आपको सारे बताए हैं, ये अव्ययी भाव के कुछ पद हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नंबर 2, तत्पुरुष समास। अभी मैंने बताया था अव्ययी भाव समास, अब दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरे पद अंतिम पद की प्रधानता होती है, उसमें क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। अब इसमें क्या है, दूसरा पद प्रधान है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। साधारण देखो, तत्पुरुष समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जिसके कारण दूसरे पद की प्रधानता रहती है, जिसके कारण दूसरे पद की प्रधानता रहती है। संस्कृत में कर्मधारय और दिगु को तत्पुरुष के अंतर्गत रखा गया है। संस्कृत में 4 ही समास माने गए हैं, लेकिन हिंदी में क्या है, ये हम इन्हें अलग अलग कर दिया है। किसको, कर्मधारय समास और द्विगु समास को रखा गया है, किंतु हिंदी में इन्हें तत्पुरुष का भेद न मानकर अलग माना गया है। अब देखो, कर्ता तथा संबोधन के अतिरिक्त जो कर्ता कारक है और संबोधन कारक है, इन दोनों को छोड़कर से सभी कारक चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास में होता है। इससे याद रखना, कारक जो आपके कारक हैं उनके 8 वो हैं, कारक के 8 भेद हैं। तो उसमें से कर्ता और संबोधन को छोड़कर सारे, उसके अतिरिक्त जितने भी हैं सारे, मतलब 6 के लोप तत्पुरुष समास में मिलता है। जिस विभक्ति का लोप तत्पुरुष समास में होता है, उसी के आधार पर उसका नाम भी किया जाता है, मतलब रखा गया है। अब देखो, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म क्या होता है, को, कर्म उसमें आता है ना, कर्म कारक में को। अब करण में से या के द्वारा, संप्रदान में को या के लिए, अपादान तत्पुरुष से, संबंध तत्पुरुष का का, की, के, और अधिकरण तत्पुरुष में में पर। अब इन्हें देखो, तत्पुरुष हटा दो तो ये सारे कारक हैं, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। तो इन्हीं के नाम पर ये तत्पुरुष समास बना है। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें, आप कारक अच्छे से याद कर लेना, उसी से आपको इनकी भी पता चल जाएगी। अब देखो, सबसे पहले आता है कर्म। अब कर्म में मैंने आपको कर्म ये कारक भी पढ़ाए थे। तो अब कर्म तत्पुरुष, तो कर्म कारक की विभक्ति का जहाँ लोप होता है वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। अब देखो, कर्म का क्या चिन्ह था, कर्म कारक का को था, तो एक को मिलेगा इसमें। अब देखो, ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला। अब यथ प्राप्त, यथ को प्राप्त करने वाला। चित चोर, अब देखो, चित को चुराने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। तो एक को है ना, ये कर्म में था। कर्म, जैसे मैंने बताया था कर्म कारक में पुलिस ने चोर को पीटा, किसको, चोर को। तो ये को आ रहा है, इससे आपको पहचान रखना कर्म कारक की। तो ये कर्म तत्पुरुष इसी के नाम पर है। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने, कभी ऐसा भी आ जाएगा कि ये इनका नाम पूछ लेंगे कि ये कौन सा है, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। कर्म कारक का को चिन्ह है तो वो इसमें मिलेगा। अब देखो, जेब कट, जेब को काटने वाला। अब जैसे खड़ंग धर, खड़ंग को धारण करने वाला। देवाश्रित, देव को आश्रित। हाड़ तोड़, हड्डी को तोड़ने वाला। हाड़ बोलते हैं ना, हाड़ या हड्डी को तोड़ने वाला, ये है इसके। अब देखो, मैंने कर्म बताया, अब चलते हैं करण। अब करण में क्या है, उपकरण बताया था मैंने आपको, ठीक है। उपकरण से या के द्वारा। अब देखो, करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप जिस स्थान में होता है उसे करण तत्पुरुष कहा जाता है। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। शोकाकुल, शोक से आकुल। इन चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, तत्पुरुष समास है। अब तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ठीक है, रचा हुआ, किसके द्वारा, रचा हुआ, ठीक है, तुलसी के द्वारा रचित है। अब नीति युक्त, नीति से युक्त। अब ये यहाँ से देखो, हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ, ये आपको याद रखना है कि ये करण तत्पुरुष में आता है।
अब देखो मैं आपको दोबारा बताती हूँ, करण तत्पुरुष में, अब करण तत्पुरुष में क्या आता है, से या के द्वारा, ये आता है ना, करण कारक होता है कारक में, तो ये यहाँ करण ही कारक है, बस समास में ये पुरुष लगा हुआ है इसके साथ, तो से या के द्वारा। ठीक है, इसे दोबारा से देख लो, करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप जिस समास में होता है उसे करण तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब देखो जैसे रोग पीड़ित है, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित। अब ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ये कुछ उदाहरण है, इन्हें आप देख लेना। अब देखो संप्रदान तत्पुरुष, अब संप्रदान तत्पुरुष मैंने बताया था, संप्रदान कारक में क्या था, जिस पे जाके क्या होता है, समाप्त होता है कार्य, वो ही मिलेगा इसमें संप्रदान तत्पुरुष में। तत्पुरुष के इस भेद में संप्रदान कारक की का के लिए, ठीक है, अब का लोप होता है, अब इसके चिन्ह के लिए, ठीक है, ये मिलेंगे। अब देखो बलि पशु, बलि के लिए पशु, पाठशाला, पाठ पढ़ने के लिए शाला, ये याद रखना सभी विद्यार्थी, ये संप्रदान कारक में है। ठीक है, पाठशाला, पाठ पढ़ने के लिए शाला, छात्रावास, छात्रों के लिए। अब इसमें जब हम इसको विग्रह करेंगे ना समासिक पद को, तो ये के लिए आएगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये किस में आएगा, संप्रदान तत्पुरुष में आएगा। गौशाला, गाय के लिए शाला, ठीक है, रनिवास, रानियों के लिए आवास, ऐसे। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। अब ये है अपादान, अपादान की मैंने बताई थी, ए लगाव की होती है। ठीक है, अपादान में बताई थी ना, अपादान कारक में, तो ये अपादान तत्पुरुष है। अपादान कारक विभक्ति से का लोप जिन पदों में होता है वहाँ अपादान तत्पुरुष माना जाता है। ये सब किसके चल रहे हैं, तत्पुरुष समास के भेद चल रहे हैं, ये उनको बांटा हुआ है तत्पुरुष समास को। अब देखो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, राजद्रोह, राज से द्रोह, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तो इसमें से मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, से। जब आप इसका विग्रह करोगे तो आपको से लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंद्रियातीत, इंद्रिय से अतीत, ठीक है, इंद्रियों से परे। मृत्यु भय, मृत्यु से भय, इस प्रकार के। और अब देखो विद्यार्थियों, अब ये है संबंध। अब संबंध किससे होता है, का, की, के। ठीक है, ये मैंने बताया था संबंध कारक में, ये कारक ही हैं, मैंने बताया था ना आपको, संबोधन और कर्ता को छोड़कर सारे इसमें हैं। जहाँ संबंध कारक के चिन्ह का, की, के आदि का लोप हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, संबंध तत्पुरुष होता है। अब देखो सेनापति, सेना का पति। राजकुमार, राजा का कुमार। अब ये का हो रहा है, इसी से आपको पहचान करनी है कि ये संबंध तत्पुरुष है। जगन्नाथ, जगत का नाथ। अब देखो राजसभा, राजा की सभा। मन स्थिति, मन की स्थिति। मातृभाषा, मातृ की भाषा या माता की भाषा। भाग्योदय, भाग्य का उदय। अब ये है अधिकार तत्पुरुष, अधिक, अब क्या है ये, अधिकार तत्पुरुष में पर चिन्ह है। अब इसमें ये दो मिलेंगे, में या पर, ये मिलेंगे। देखो कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। अब देखो में और पर, ये चिन्ह है ना, ये मैंने यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं, ये इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष होता। अब इसका क्या है, ये तो 6 हो गए कारक। अब ये उपपद तत्पुरुष हैं, इसमें देखो क्या है, उपपद 7वें नंबर पे है। तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद उपपद तत्पुरुष भी है। इसमें द्वितीय पद ऐसा क्रेदांत होता है जिसका प्रथम पद के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। दूसरा पद ऐसा होता है कि अगर उसमें पहला पद नहीं लगेगा तो उसका कोई अर्थ ही नहीं होएगा, अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अर्थात देखो द्वितीय पद का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो दूसरा पद जुड़ा हुआ है, जैसे ये है, तो इसका कोई प्रयोग नहीं कर सकते हम। गृह है, गृह बोल सकते हैं, इसका अर्थ है हम ये स्वतंत्र भी बोल जाएगा, गृह घर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इस्त, तो ये बोल सकते हैं हम, इसका कोई नहीं होता अर्थ। ठीक है, ये स्वतंत्र प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो ये क्या है, उपपद तत्पुरुष है। तत्पुरुष देखो गृह, अब ये गृहस्थ है तो गृह में स्थित। स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। जलद, अब ये हम खाली बोल देंगे तो ये नहीं होएगा। ठीक है, जलद, तो ये जल को देने वाला। और ये इसके ये हैं, देख लेना आप, ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं। अब है अल्लुक तत्पुरुष। अब अल्लुक तत्पुरुष कौन से होते हैं, जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का पूरी तरह लोप नहीं होता उसे अल्लुक तत्पुरुष कहते हैं। देखो विद्यार्थी दोबारा से सुनो, जिस समास में पूर्व पद, पहला पद की विभक्ति का पूरी तरह लोप नहीं होता
उसे अल्लुक तत्पुरुष कहते हैं। देखो मनसिज, मनीष प्लस जय तो मन में उत्पन्न, ठीक है। युधिष्ठर, अब देखो युधि प्लस ठर तो युद्ध में स्थिर। अब धनुजय, धन प्लस जय धन को जय करने वाला। और खेचर, खे प्लस चर आकाश में विचरण करने वाला। ये अल्लुक तत्पुरुष हैं, इसे देखना, ये सब तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। अब देखो एक ये और है नट तत्पुरुष। अब इसमें क्या है, नट तत्पुरुष में ये अड़ा खाली है, ठीक है। नट तत्पुरुष संस्कृत में निषेध के अर्थ में पूर्व पद न या अन लगाकर, कोई हम जब विग्रह करेंगे उसमें न आएगा या अन लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों लगेंगे, न या अन लगाकर नट तत्पुरुष समास बनते हैं हिंदी में ए अथवा अन। अब देखो संस्कृत में तो न और अन लगाते हैं, हम हिंदी में हम लगाते हैं ए अथवा अन के प्रयोग से यह समास निर्मित होता है। कैसे बनता है ये देखो, अब ये इसमें ए मिलेगा आपको लगा हुआ या अन मिलेगा, ठीक है। इसमें जिस समासिक पद है और ये इसका विग्रह करा हुआ। अनंत जिसका, अब ये देखो न अंत। अगोचर न गोचर। अनपढ़ न पढ़ा हुआ। अचेतन न चेतन। असंभव न संभव, ये है, ठीक है। ये उदाहरण है इसके। अब देखो समानाधिकरण तत्पुरुष। अब समानाधिकरण तत्पुरुष कौन से होते हैं, समानाधिकरण का अर्थ है कि सभी पद एक ही वस्तु का निर्देश करें, ठीक है। सभी पद एक ही वस्तु का निर्देश करें अर्थात एक ही विभक्ति में रहें। इसके दो भेद संस्कृत व्याकरणों ने किए हैं, जो इसके दो भेद संस्कृत व्याकरणों ने किए हैं, कर्मधारय और दिगु, ठीक है। ये अब चलेंगे आप आगे। देखो कर्मधारय समास नंबर 3 पे आता है। कर्मधारय समास हमारा हो गया अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अब कर्मधारय समास 3। देखो जिस समास के दोनों पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान संबंध हो, ठीक है। जिस समास के दोनों पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय और उपमान संबंध हो और दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखो इसमें क्या आएगा, है जो या के समान, रूपी, जैसा या जैसी, ठीक है। ये इसके चिन्ह हैं, इन्हें देख लेना, ये लिखे हुए हैं, इन्हें ध्यान से देखें सभी विद्यार्थी। है जो या के समान या रूपी या जैसा या जैसी जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें क्या है, ये उपमा अलंकार है। जैसे उपमा अलंकार की परिभाषा आपने सुनी है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, किसी की सुंदरता का उसका वर्णन किया जाता है, वो चीज़ इसमें मिलेगी। ये बताया ना उपमेय उपमान, ये इस कर्मधारय समास में है। जब भी इसमें है जो या के समान ये किसी के रूप का, किसी के उसका बताता है विशेषता। अब देखो सद्गुण, सद्गुण है सत है जो गुण, ठीक है जो आ गया, देख लो ये चिन्ह यहाँ पे है, ये है जो। सभी विद्यार्थी देखें इसे, ध्यान से सुने। पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष, पुरुषोत्तम का क्या है, उत्तम है जो पुरुष। नील गाय, नीली है जो गाय, ये इसके उदाहरण हैं कर्मधारय समास के। नीली है जो गाय, नील गाय, नीली है जो गाय, ये है जो लगे हुए। अब देखो नीलांबर, नीला है जो अंबर। अब देखो का पुरुष, कायर है जो पुरुष। अब यहाँ पे एक उदाहरण है चरण कमल। अब कमल रूपी चरण, अब ये नहीं लिखेंगे कमल हैं जो चरण, ऐसे नहीं, कमल रूपी चरण, ठीक है। क्रोधागिन, अग्नि रूपी क्रोध। कनक लता, कनक जैसी लता। कमल नैन, कमल के समान नैन। वज्र हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय, ठीक है। नरसिंह, सिंह रूपी नर। अब देखो इसमें है जो या रूपी या जैसी या के समान, ठीक है, ये इसके क्या हैं, चिन्ह हैं, किसके, कर्मधारय समास के। इन उदाहरणों को आप देख लें, और ऐसे तो और भी और उदाहरण हैं, लेकिन मैंने आपको जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इन्हें देख लें, इसके चिन्ह याद रखना है जो के समान या जैसी या रूपी, ये इसमें मिलेंगे। अब देखो नरसिंह बताया था, सिंह रूपी नर, ये उदाहरण हो गए हमारे कर्मधारय समास के। अब हम चलते हैं नंबर 4 द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है, देखो जिस समास में पहला पद पूर्व पद संख्यावादी, ठीक है, क्या होता है, संख्यावादी विशेषण, संख्यावादी विशेषण हो, दोनों पदों में विशेषण विशेष्य संबंध हो और
पूरा पद समूह या समाहार का बोध कराए। अब जब हम उसको विग्रह करेंगे ना, किसको, द्विगु समास में जो इसका समासिक पद होता है, जब हम उसको विग्रह करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें समूह या समाहार ये मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है। तो वही उसी से आपको समझना है कि वो द्विगु समास है। और इसमें प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। अब देखो, पूरा पद समूह या समाहार का बोध कराए, ये लिखने पड़ेंगे हमको, ठीक है। समूह या समाहार का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। अब प्रथम पद संख्यावाचक, इसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, गिनती होती है। अब देखो, त्रिभुवन, तीनों लोकों का समूह। अब ये हमें समूह और समाहार ये हमें लिखना पड़ेगा जब हम विग्रह करेंगे। इसी से आपको पता करना है कि ये द्विगु समास है और इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है, गिनती होती है। अब देखो, सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, ठीक है, 7 ऋषियों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। अब देखो, द्विगु, 2 गायों का समूह, जो ये द्विगु नाम है ना समास का, ये 2 गायों का समूह। और दोमुट, 2 प्रकार की मिट्टी का समाहार। जैसे बोलते नहीं हम दोमट मिट्टी, तो दोमट का 2 तरह की मिट्टी होती है उसमें, ठीक है, जो मिट्टी का नाम है दोमट, 2 प्रकार की मिट्टी का समाहार। अब यहाँ हमने समूह लगाए। अब देखो, समाहार, त्रिफला, 3 फलों, जैसे आम, केला, पपीता का समाहार। कोई भी फल हो सकते हैं, जो 3 फलों का समाहार। अब पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, पंचवटी बोलते हैं 5 वट वृक्षों का समूह। पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। पंचनद, 5 नदियों का समाहार। अब देखो, सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इसमें देखो पहला पद, ये सारे क्या हैं, गिनती हैं। त्रु, सप्त, नव, द्विगु, दु, तिर्फ, पंच, ये ऐसे ही गिनती आएंगी। इसी से आपको पहचान करनी है। और देखो, गिनती आती है, बहुवीरी समास में भी आती हैं, उसका ध्यान रखना है कि इसमें हमें समूह या समाहार, ठीक है, समूह या समाहार का बोध कराता है जब इसको हम विग्रह करते हैं समासिक पद को। किसको, द्विगु समास के समासिक पद को, ठीक है। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें, जो द्विगु समास का समासिक पद होता है, तो इसका हम जब विग्रह करेंगे तो इसमें समूह या समाहार ये हमको लिखने हैं। इसी से पहचान करनी है, समूह और समाहार का बोध कराता है। अब देखो, इसमें भी कुछ अपवाद हैं। द्विगु समास के लिए 2 शर्त आवश्यक हैं। इसकी कुछ शर्तें हैं, देखो क्या आवश्यक है, इन्हें पढ़ती। पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो, संपूर्ण पद समूह या समाहार का बोध कराए। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये ऐसा नहीं है कि आप गिनती पे चलो कि संख्या है तो उससे ही पहचान कर लो, ऐसा नहीं है। वो समूह या समाहार का भी बोध कराए, ठीक है। अब देखो, कभी कभी समासिक पद का पहला पद संख्यावाची तो होता है, पहला पद संख्यावाची तो होता है, ठीक है, किंतु संपूर्ण पद समाहार का बोध नहीं कराता। जो उसका सारा वो होता है, पद होता है, वो समाहार का बोध नहीं कराता, वहाँ द्विगु समास नहीं माना जाता, उसे हम द्विगु समास नहीं मानते। अब देखो, दशानन, चतुर्मुख, तिरनैन, ठीक है। अब देखो, दशानन, चतुर्मुख, 4 मुख, तिरनैन, 3 नैन, 10 मुख, 10 मुख, ठीक है। यहाँ किसका है, ये रावण है, 10 मुख, तिरनैन शिव जी। पंचानन, ठीक है, सहस्र बाहु। अब ये क्या है, इसमें पहले तो ये गिनती दे रखी है। अब इनमें पहले में देखो, में पहला पद संख्यावाचक है, किंतु जो समग्र पद है वो समूह या समाहार का बोध नहीं कराता। अब इसे हम ये कोई ना बोलेंगे कि 10 मुख, 10 मुखों का समूह, ऐसे नहीं ना, 10 मुख ये रावण है, ठीक है। पंचानन, ये 5 नैनों का समूह या 5 नैनों का समाहार, ऐसे नहीं बोलेंगे ना, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या, द्विगु समास नहीं बोलेंगे। अब देखो, किंतु समग्र पद समूह या समाहार का बोध नहीं कराता, अतः यहाँ द्विगु समास न होकर बहुवीरी समास होएगा, है ना। इसमें जो ये सारे देवताओं के नाम दे रखे हैं, ये इसी से आपको पहचान करनी है कि ये बहुवीरी समास में होता है, देवी देवताओं के नाम आते हैं, ठीक है। उसमें तो द्विगु समास में क्या होता है कि उसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है और जो समस्त पद बनता है उसमें समूह या समाहार का बोध कराता है। इससे आपको पहचान करनी है। अब देखो, अब हम बात करते हैं नंबर 5, द्विंदु समास। अब देखो, द्विंदु समास कौन सा होता है। अब देखो, द्विंदु समास, द्विंदु का शाब्दिक अर्थ है युगम या जोड़ा। युगम क्या होता है, 2 शब्द जो एक साथ जुड़ते हैं, यौगिक होते हैं, ठीक है। युगम या जोड़ा,
इस समास में दो या अधिक पद रहते हैं, दो रहते हैं या और भी अधिक रहते हैं, ठीक है, दो से अधिक भी, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, और सभी पद प्रधान होते हैं, सभी क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है, अपने आप में उनका अपना अस्तित्व होता है, ये नहीं कि पहले पद प्रधान है दूसरा ऐसे ही लगा हुआ है निर्थक है, नहीं, दोनों ही पद प्रधान है। इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। अब देखो, जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच समुच्चयवाचक, संयोजक और या फिर विकल्प वाचक संयोजक या, अब देखो समुच्चयवाचक संयोजक कौन सा होता, और विकल्पवाचक संयोजक कौन सा होता है, या। अब इससे आप पहचान कर सकते हो, इसमें क्या होएगा, आपको या और मिलेंगे, ये चिन्ह, ठीक है, या और जब आप विग्रह करोगे इसके समासिक पद को, किसके समासिक पद को, द्विंदु समास के को, ठीक है। अब इसमें और या लगे उसे द्विंदु समास कहते हैं। अब चिन्ह है ये देखो, या और, ये इसमें लगेंगे, ठीक है। अब देखो समासिक पद हैं राजा और रंक। अब आप इसमें देखो दो चीज आपको याद रखनी है, और एक मैं आपको बता देती हूँ, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें कि इसमें योजक चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है, योजक चिन्ह से आपको पहचान करनी है। और एक क्या पहचान करनी है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। योजक चिन्ह हमें अव्ययी भाव समास में भी मिले थे, घर घर, पल पल, घड़ी घड़ी, ठीक है, तो वो एक ही नाम दोबारा रिपीट हो रहा था, उस चीज़ से आपको पहचान करनी है। तो इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान मिलेंगे, ठीक है, दोनों पद प्रधान रहेंगे और बीच में योजक चिन्ह रहेगा, इससे आपको पहचान हो जाएगी कि ये द्विंदु समास है। अब राजा रंक, राजा और रंक, देखो और आ रहा ना जब हम इसको विग्रह कर रहे हैं। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, हानि लाभ या लाभ हानि, तो हम बोलने में भी देखो हम बोल रहे हैं ना, या लाभ या हानि, हानि या लाभ, ठीक है, ऐसे नहीं बोलोगे राम या लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सभी देखें विद्यार्थी, दोबारा से देखें, ये उदाहरण है, इन्हें ध्यान से सुने। राजा रंक, राजा या रंक नहीं बोलेंगे, राजा और रंक, क्योंकि दोनों की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, तो राजा और रंक जैसे यहाँ पे, ठीक है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम या लक्ष्मण नहीं, राम और लक्ष्मण। हानि या लाभ, तो ठीक है, यहाँ पे अब ये मिलेंगे दो चिन्ह, या और। अब देखो द्विंदु समास के भेद हैं, इसके भी क्या है भेद, इनको समास हमारे 6 हैं, 6 समास हैं और उनके भेद बता रखे हैं, उनको भी बांट रखा है। अब देखो द्विंदु समास के भेद हैं, द्विंदु समास के 3 भेद हैं, इतरेतर द्विंदु, विकल्पिक द्विंदु, वैकल्पिक द्विंदु और समाहार द्विंदु। अब देखो इक्रेतर द्विंदु क्या होता है, जिस समास के दोनों पदों के बीच, जिस समास के दोनों पदों के बीच और का लोप रहता है, क्या होता है, और आता है, तो वो इतरेतर द्विंदु में आते हैं, ठीक है, और का लोप रहता है उसे इतरेतर द्विंदु कहते हैं। अब देखो समासिक पद, ये समासिक पद है और ये विग्रह है, नारी और नर बोलेंगे, ठीक है, नारी और नर, दूध और दही, ये आपको पहचान करनी है इसी से, किससे, इतरेतर द्विंदु, जैसे नर और नारी, तो नर नारी, या नहीं बोलेंगे ना, तो इसमें क्या आएगा, और लगाएंगे, तो और जिसमें और लगेगा वो इतरेतर द्विंदु में आएगा, ठीक है, इसे याद रखना। नर नारी, नर और नारी, दूध दही, दूध और दही, गुण दोष, गुण और दोष, माता पिता, माता और पिता, और भी अन्य उदाहरण है, बहुत उदाहरण है, ठीक है। अब देखो वैकल्पिक द्विंदु, अब वैकल्पिक द्विंदु क्या होता है, जिस समास के दोनों पदों के बीच विकल्प सूचक संयोजक या, अब इसमें क्या है, या लगेगा, ठीक है, या का लोप रहता है, उसे वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व जिस समास के दोनों पदों के बीच में क्या होता है, विकल्प सूचक संयोजक, ठीक है, या का लोप रहता है, उसे वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। यह समास प्राय दो विरोधी शब्दों युग्मों के मेल से, ये विरोधी, ठीक है, ये विरोधी से बनता है। अब क्या है देखो, भला बुरा, जैसे आप बोल सकते हो विलोम शब्द होते हैं, उनसे बनते हैं ये, और इनमें हम या लगाते हैं। भला बुरा, अब भला या बुरा, पाप पुण्य, पाप और पाप या पुण्य, ठीक है, पाप या पुण्य, जीवन मरण, जीवन या मरण, अब हम भी बोल देते हैं जीवन और मरण, वो गलत है, जीवन या मरण बोलेंगे। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, न्यूनाधिक,
अब न्यून या अधिक, ये है हमारे जिसमें या लगते हैं वो वैकल्पिक द्विंदु में आते हैं। अब देखो ये टिप्पणी है, टिप्पणी देखो, हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अनिश्चित संख्यावाचक शब्दों में वैकल्पिक द्विंदु माना है। किसमें? जो अनिश्चित संख्यावाचक शब्दों में वैकल्पिक द्विंदु माना है, किंतु यह ठीक नहीं लगता। क्या है? ये ठीक नहीं लगता। अब देखो निम्न उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाएगा। अब ये कुछ उदाहरण है, इनसे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्यों नहीं वो लगता, इन्होंने ऐसा माना है पर ऐसा ठीक नहीं लगता है, ऐसा होता नहीं है। अब ये उदाहरण है देखो, जैसे है देखो 10-20। अब 10-20 क्या है? इनके बीच में भी ये लगा हुआ है योजक चिन्ह, इससे आप पहचान नहीं कर सकते कि ये द्विंदु वो है समास। 10-20, अब देखो 10-20 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे। यहाँ 10-20 का अर्थ है 10 या 20 न होकर इनके बीच की कोई संख्या। क्या है ये संख्या ना, 10 और 20, ठीक है। ये कोई नाम तो है नहीं, पैसे इनकी गिनती जुड़ी हुई है, संख्या है, इसीलिए यहाँ द्विंदु नहीं माना जा सकता, ठीक है। अब देखो 2-4 आदमियों की मुझे परवाह नहीं, 2-4 आदमियों की मुझे परवाह नहीं, उनसे मैं अकेले ही निपट लूँगा। कोई है वो बोल रहा है कि 2-4 आदमी होंगे तो उनसे मेरे को कोई डरने की वो नहीं है, मैं उनसे अकेले ही निपट लूँगा। यहाँ 2-4 का अर्थ 2 अथवा 4 की नियत संख्या नहीं है कि ये 2 और 4 हैं, ठीक है। उसमें अपितु इनकी पार्श्ववर्ती संख्या विकसित है, ठीक है। क्या है? विवक्षित है। जो इनकी संख्या 2-4 है, अब इनमें देखो 2, अब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना। तो ये बोला है ना, तो इनकी संख्या क्या है? निश्चित नहीं है। अब अतः यहाँ भी द्विंदु समास नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखो वस्तुतः यह लाक्षणिक प्रयोग है। ये क्या है? लाक्षणिक प्रयोग है। यदि इसमें समास बताना है तो द्विंदु की अपेक्षा बहुव्रीहि मानना ठीक रहेगा। क्यों बहुव्रीहि मानना ठीक रहेगा? 2-4 आदमी है ना, ये यहाँ पे हम इसे द्विंदु समास नहीं बोलेंगे, किस में रखेंगे कि बहुव्रीहि की। जैसा 2-4 है तो 3 भी हो सकते हैं, है ना, 3 भी 4 के समान या 2 के समान, है ना, ऐसा बहुव्रीहि में मानना ठीक रहेगा। अब देखो समाहार द्विंदु मैंने वैकल्पिक बता दिया और इतरेतक बता दिया आपको, इतरेतिक। अब ये देखो समाहार द्विंदु क्या होता है? जिस द्विंदु समास में कुछ समानार्थक शब्दों का समास कर उनसे संबंध अन्य अर्थों का भी समाचार कर लिया जाता है, जो उनके संबंध में और भी अन्य अर्थ का भी समाचार कर लिया जाता है, उसे समाहार द्विंदु कहते हैं। अब देखो अर्थात इसमें उन शब्द, उन दोनों पदों का अर्थ होता है, ठीक है। जो 2 पद वो होते हैं पद, उनका अर्थ तो होता है, कुछ अन्य अर्थ भी विकसित होता है। अब देखो क्या होता है अन्य। अब जैसे देखो हम बोल देते हैं, ये कहावत भी है, बस दाल रोटी चल रही है, बोल नहीं देते। कोई पूछता कि आप कैसे हो, तो हम बोल देते हैं कि बस दाल रोटी चल रही है। अब देखो यहाँ दाल रोटी का अपना अर्थ तो है, ये खाने की है दोनों दाल रोटी, ठीक है। दाल रोटी का अपना तो अर्थ है। अब देखो इसमें साथ ही जीवन का बता दिया कि हम ऐसे जी रहे हैं, जो हमारा जीवन चल रहा है उसकी बता दी कि जीवन निर्वाह की अन्य सामग्री की ओर भी संकेत करता है। जैसे कि बस दाल रोटी चल रही है, कि हमारी मतलब जो जीवन निर्वाह की और अन्य सामग्री हैं उनकी ओर भी संकेत करता है ये, ठीक है, ये शब्द। अब देखो उनमें कुछ कहा सुनी हो गई, कोई है, जैसे हम बोल देते किसी में झगड़ा हो गया तो कोई आपस में बात नहीं करते, कि उनमें कुछ कहा सुनी हो गई। यहाँ कहा सुनी का अर्थ कहना सुनना होने के साथ साथ झगड़ा होना है। कहना सुनना तो ये है 2 शब्द, अब इनमें झगड़ा होना भी है, अतः यहाँ समाहार द्विंदु माना जाएगा। क्या माना जाएगा? समाहार द्विंदु माना जाएगा। अब देखो जैसे कुछ ये उदाहरण हैं, अब ये मैंने आपको बताए थे समाहार द्विंदु के, है ना। अब ये है कागज पत्र, कागज और पत्र, ये किससे संबंधित होते हैं? कागजात। इनका अर्थ क्या होता है? कागजात, है ना। लूट मार, लूट और मार, ठीक है, लूट और मार आदि, और आपको आदि और लगेगा इनमें, ठीक है, आदि। जब आप विग्रह करोगे तो आदि और लगेगा, और आदि, ठीक है। अब देखो गोला बारूद, गोला और बारूद आदि युद्ध सामग्री है ये। रुपया पैसा, रुपया और पैसा आदि ये संपत्ति है, ठीक है। लंगड़ा लूला, लंगड़ा और लूला आदि ये क्या है? अपाइज है। चमक दमक,
चमक और दमक क्या है? सभी विद्यार्थी सुने, चमक और दमक ये क्या है? वैभव, ये हमारा वैभव है। अब देखो इस पे भी कुछ टिप्पणी है, इसे देखो ये क्या है टिप्पणी। कुछ व्याकरणों ने उन शब्द युग्मों में भी समाहार द्विंदु माना है। अब देखो किन में माना है? जहाँ एक सार्थक शब्द है और दूसरा उसी के आधार पर गढ़ा गया है, जिसे हम अपने आप बना लेते हैं निर्थक शब्द। ठीक है, देखो आ गया लिखा हुआ, निर्थक शब्द है। जैसे थाली वाली, रोटी ओटी, घोड़ा घोड़ा, थाली थाली वाली, ये तो अब इसमें क्या है कि जैसे थाली ये तो सार्थक शब्द है, अब ये हमने अपने आप बना लिए, ये अपने आप बनाए ना ये शब्द, तो ये क्या है? अब देखो थाली वाली जैसा अर्थ निकलता है, एपितु इसका अर्थ है थाली। ठीक है, थाली जैसी कोई और चीज, जो ये वाली है ना इसका जो थाली है, तो थाली के जैसी कोई और चीज है। ठीक है, अर्थात तस्त्री कटोरी आदि। अब देखो पार्श्ववर्ती सदृश वस्तु का बोध कराने के कारण ऐसे स्थलों पर, जैसे अब ये हम ऐसे बोल देते हैं ना कि ये उसके समान है, जब हम के समा ऐसे बोलते हैं कि उसके जैसा है, तो ये यहाँ पे हम इसको क्या मानेंगे? द्विंदु समास नहीं मानकर इसे बहुवीरी समास में रखेंगे। क्या मानेंगे हम इसको? बहुवीरी समास में, है ना। जैसे ये थाली वाली, तो एक थाली इसका अर्थ क्या निकलता है कि तस्त्री या थाली के जैसी कोई चीज है ना। तो ये बहुवीरी समास ही मानना इसको उचित रहेगा, इसे हम द्विंदु समास नहीं मानेंगे। जैसे ये आ जाएगा थाली वाली, इसका ध्यान रखना। अब देखो संस्कृत में भिन्नार्थक पद्दी द्विंद का निर्माण करते हैं। ठीक है, संस्कृत में भिन्नार्थक पद, जो पद होते हैं वो क्या होते हैं? द्विंद का निर्माण करते हैं। अब जैसे धन और दौलत, ये धन दौलत है, तो इसको हम धन और दौलत आदि, ये समासिक पद है और ये हम विग्रह करते हैं। तो धन दौलत, धन और दौलत आदि, जी जान, जी और जान आदि, कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता आदि, ये क्या है? संस्कृत के भिन्नार्थक शब्द हैं। दोनों मतलब दोनों की समान ही तो है, ये कपड़ा और लत्ता एक ही तो होते हैं, जी और जान ये भी, धन दौलत ये भी एक ही है, तो समान अर्थ होते हैं। जो भिन्नार्थक दोनों के भिन्न होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो ये है इसका, ये टिप्पणी में है, 3 टिप्पणी दी है, 1 2 3, 1 2 3 में। ठीक है, अब देखो 3 देखते हैं। प्राय द्विंदु समास 2 शब्दों के योग से बनता है, मैंने बताई थी ना, 2 के योग से बनता है, किंतु कहीं कहीं 2 या 2 से अधिक भी द्विंदु समास बनते हैं। ठीक है, 2 से अधिक भी पद रहते हैं, तो उनमें भी द्विंदु समास बनते हैं। अब हम चलते हैं बहुवीरी समास। अब हम चलते हैं नंबर 6, बहुवीरी समास। अब देखो इसके चिन्ह क्या है? देवी देवताओं के नाम, इससे देवी देवताओं के नाम बनते हैं। अब देखो अन्य पद प्रधान समास को बहुवीरी समास कहा जाता है। इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद। ठीक है, जो दूसरा पद होता है वो भी प्रधान नहीं होता, अपितु दोनों ही पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं। इस समास के दोनों पद विशेषण की भांति कार्य करते हैं। इस समास के दोनों पद विशेषण की भांति कार्य करते हैं, अर्थात वे किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण बनने प्रतीत होते हैं। जो और दूसरा शब्द होता है वो प्रधान होता है, जो दोनों से बनकर तीसरा बनता है। ठीक है, तो वो उसमें प्रधान होता है, इसमें बहुवीरी समास में। अब देखो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद किसी अन्य शब्द के विशेषण होते हैं, किसी और शब्द के विशेषण होते हैं, उसे बहुवीरी समास कहा जाता है। दोबारा देखें सभी विद्यार्थी, बहुवीरी का शाब्दिक अर्थ है बहु अर्थात बहुत, तथा वीरी का अर्थ धन्य, बहुत धन्य वाला है। ठीक है, जो वह धनवान, इसका ये अर्थ है बहुवीरी समास का। अब देखो इसके ये उदाहरण है, ये समासिक पद है और ये हम विग्रह करते हैं। अब देखो गजानन है गज के समान। ठीक है, गज के समान है आनंद जिसका, अर्थात गणेश जी। जो गजानन है गज के समान है आनंद जिसका, वो कौन है? गणेश जी। अब देखो पंचानन, 5 है आनंद जिसके, वह अर्थात शंकर जी। अब देखो तिरनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, वह अर्थात शंकर जी। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, वह है विष्णु जी। अब चतुरानन, अब 4 हैं आनंद जिसके, वह है ब्रह्मा जी। और अब देखो चंद्रशेखर, चंद्रमा है शेखर ललाट पर जिसके, वह कौन है? शंकर जी। अब ये नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह भी कौन है? शंकर जी।
अब नागपति, नाकलोक, नाकलोक क्या है, स्वर्ग बोलते हैं, ठीक है। नाकलोक स्वर्ग का है जो पति, स्वामी कौन है, वो इंद्र, ठीक है। सहस्राक्ष, अब सहस्र है अक्षी, आँख है, मतलब अक्षी का होता आँखें, जिसके वह अर्थात इंद्र। अब शूरपति, ये सारे देवताओं के नाम है। शूरपति, शूर देवताओं का है जो पति, वह अर्थात इंद्र। अब देखो सचीपति, अब सचीपति कौन है, सची इंद्राणी का है पति, जो वह है इंद्र। अब ऐनक, बिना अंगों वाला, जो वह अर्थात है कामदेव। अब मकर ध्वज, अब मकर ध्वज, मकर मछली, ठीक है, मकर मछली है ध्वजा पर, जिसके वह है कामदेव। अब पुष्पांधवा, पुष्पों का है धनुष, पुष्पों का है धनुष, जिसका वह है अर्थात कामदेव। चंद्रचूर्ण, चंद्र है चूड़ मस्तक पर, जिसके वह है शंकर जी। दशानन, 10 है आनंद, जिसके वह अर्थात रावण। 10 शीश, 10 हैं सिर पर, 10 हैं सिर जिसके, वह है अर्थात रावण। तो ये ऐसे नाम मिलेंगे, तो इसी से आपको पहचान करनी है। सभी विद्यार्थी देख लें, और भी उदाहरण है, मैंने ये कुछ आपको दे दिए हैं जो महत्वपूर्ण है, और भी देखें आप, और भी हैं। तो इसी से आपको पहचान करनी है कि इसमें क्या होता है, गिनती तो मिलेंगी पर ये देवी देवताओं के नाम निकल के आएंगे। किस में निकल के आएंगे, बहुवीरी समास में। इससे आपको पहचान करनी है, इसके चिन्ह देवी देवताओं के नाम होते हैं। सभी विद्यार्थी, ये मैंने आपको समाज से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी है, इसे ध्यान से देखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।